हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी। और आज मैं आपके सामने एक स्टूडेंट को लेकर आया हूं, जिससे कि आप सभी को स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में जितना भी जो मिसकंसेप्शन होता है कि आखिर स्टूडेंट लाइफ के बाद क्या होगा, कैसे होगा, सक्सेसफुल होंगे तो क्या होगा, अगर सक्सेसफुल नहीं होंगे तो क्या होगा, सिलेक्शन होगा आईआईटी में तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, लाइफ कैसी होगी, बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और हमारे पास उसका आंसर नहीं होता है। तो आज आपके सामने वो सभी आंसर्स लेकर आई हैं सृष्टि सिंह जी। ये मेरी पुरानी स्टूडेंट ही हैं और आज जो इन्होंने सक्सेस पाई है वो अपने साथ शेयर करेंगी। हाय सृष्टि, हेलो, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? हेलो सर, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। इट्स मेरे लिए तो एक ऑनर है सर, आप मेरे को यहाँ पे बुला रहे हो एंड ताकि मैं अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं उन लोगों के साथ जहाँ पे मैं 7 years बैक मैं वहाँ पे थी। सो आई इट इज एन ऑनर फॉर मी टू कम हियर एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम सर। सृष्टि, अपने बारे में कुछ बताइए, स्कूलिंग से लेकर के कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे बच्चे। सर मैं पटना से हूँ, सो मैंने अपनी स्कूलिंग नॉटर डेम पटना से की है टिल 12th। उसके बाद मुझे हमेशा से ही बचपन से मुझे मन था कि मैं एक इंजीनियर बनूं। तो मैं कोटा गई थी एंड आई वाज, एज सर ने बोला, मैं विशाल सर की स्टूडेंट थी। एंड वहाँ की लाइफ काफी डिफिकल्ट है, काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है एज अ स्टूडेंट जब आप प्रिपेयर करते हो आईआईटी जेई के लिए। इमोशनल प्रेशर, कंपटीशन होता है लोगों के साथ, हमें हमेशा लगता है कि हमें बेस्ट होना होता है, और कभी कभी अगर किसी एक एग्जाम में हम उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं परफॉर्म नहीं कर पाते तो हम बहुत बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। मैंने वो पूरी जर्नी आई लिव थ्रू इट एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा बिकॉज ऑफ माई मैथ कट ऑफ नहीं हुआ था आईआईटी जेईई में सिलेक्शन। एंड मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी, मैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। बट विशाल सर की कुछ कुछ वर्ड्स है जो मुझे हमेशा मुझे स्ट्रेंथ देते हैं और मोटिवेट करते हैं। मैंने अपना होप नहीं लूज किया उस समय। एंड मैंने मणिपाल यूनिवर्सिटी से, जो कर्नाटका में, अपना कंप्यूटर साइंस डिग्री कंप्लीट की बैक इन 2017। एंड उसके बाद मैंने सिंस मुझे हमेशा से ही मन था वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ने का, मैंने आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड अप्लाई किया। एंड दिस ईयर मुझे एडमिट आ गया एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। एंड कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी एज वेल, जो कंप्यूटर साइंस के लिए वन ऑफ द टॉप 5 इन द वर्ल्ड है, जिसमें मुझे $15,000 विच इज अराउंड 12 लाख रुपए का स्कॉलरशिप भी मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशन सृष्टि फॉर ग्रेट अचीवमेंट। चलिए, तो अब एक चीज़ जो मैं जानना चाह रहा था कि जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या आपके मन में ऐसा आया कि लाइफ में अब क्या होगा, कैसे होगा? सिलेक्शन नहीं होना से क्या आपने अपने जीवन के अंदर सारे होप लूज कर दिए, या आपको ऐसा लगा कि अब तो सक्सेस में सिर्फ लाइफ में जो सक्सेस है वो सक्सेस ना होकर के सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज ही हो जाएगा? क्या ऐसा होता है? जनरली क्या होता है ना कि बच्चे जब मुझसे डाउट पूछते हैं तो और मैं आंसर देता हूँ तो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये तो सर है, तो सर का तो काम है मोटिवेट करना, तो सर तो ऐसे ही बोलेंगे। बट मैं आपसे रियल एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि क्या जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो क्या हमारे अंदर ये फीलिंग ऐसी आती है, और क्या उसके बाद ये सही में ये फीलिंग सही होती है कि ऐसा होता है? क्योंकि जिस तरह से तुमने अभी अपने अचीवमेंट्स बताए, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि एक जगह रुक जाने से या एक एग्जाम में पास नहीं होने से लाइफ सिर्फ खत्म हो जाती है। प्लीज अपना सर एक्सपीरियंस शेयर करिए। सर एज अ 18-19 year old बच्चे जब हम एग्जाम देते हैं तो नो डाउट वो बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है कि दिस इज इट, लाइफ में बस एक यही चीज है, अगर ये हम कर लेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट लाइफ के बहुत डिफरेंट डेफिनेशंस होते हैं सक्सेस के। एक एग्जाम आपकी सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे लाइफ में, आप सक्सीड करेंगे या नहीं करेंगे, डिसाइड नहीं करती है। एंड सर, टू बी ऑनेस्ट, जब मेरा नहीं हुआ था आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। आई रियली फेल्ट कि मैंने इतना इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया, और उसके बाद जस्ट बिकॉज मेरे मैथ के कट ऑफ नहीं निकला, मेरा नहीं हुआ, तो आई वुड नॉट आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट एंड मैं ये बोलूंगी कि मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। बट एट द सेम टाइम मुझे आपके वो वर्ड्स मेरे दिमाग में हमेशा गूंजते रहते थे कि लाइफ में सक्सेसफुल वही होता है जो लाइफ के रेस में कभी नहीं हारे। और लाइफ के रेस में इंसान तभी नहीं हारता जब वो हमेशा आगे चलता रहे। और मैं ये आज के सारे बच्चों को वही सजेस्ट करूंगी कि आपके एक एग्जाम आपके आपके लाइफ को डिसाइड नहीं करते हैं।
आपकी लाइफ को आप डिसाइड करते हो, जिस तरीके से आप चाहते हो आप आगे जाके लाइफ में क्या करो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना 100% दो, 100% दो, बट अगर 100% के बाद भी शायद उस दिन आपका वो शायद दैट वाज नॉट योर टाइम, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने आज उस यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ जिसका एक्सेप्टेंस रेट 5% से भी ज्यादा कम है। मतलब हर 100 बच्चों में से 4 बच्चे सिलेक्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड में जो अप्लाई करते हैं, नॉट जस्ट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वर्ल्ड लेवल। अगर मैं उस समय हार मान के बैठ जाती मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तो मैं शायद आज यहाँ पे वर्ल्ड के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ती। तो मैं बस यही बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि गिव इन योर 100%, नेवर लूज होप, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एक एग्जाम आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता। आप बोलते हैं ना, हर इंसान की आपकी लाइफ की बागडोर आपके हाथों में है और ये आप डिसाइड करते हो कि आप क्या आगे जाके करोगे। सो आई थिंक मेरा हर एक बच्चों के लिए यही मैसेज रहेगा कि नो डाउट प्रिपरेशन के समय बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन, आप सेल्फ डाउट बहुत करते हो अपने आप को। आप अपने फ्रेंड को देखोगे, फॉर एग्जांपल मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि एक एग्जाम में मुझे 5 मार्क्स कम आ गए और मेरे फ्रेंड को 5 मार्क्स ज्यादा हो गए और उसका बेबी वो रैंकर्स लिस्ट में अंडर 25 में आ गया और मेरा रैंकर्स लिस्ट में अंडर 100 में रैंक है, मेरा नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगने लगता था कि मतलब क्या मैं केपेबल भी हूँ ये चीज करने के लिए। बट that one test exam should not let you take aback. मतलब वो एग्जाम आपको आपको that one exam should not let bog you down. I think वो एग्जाम आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल IIT JEE इज आपके 2 साल के कोर्स को टेस्ट कर। अगर आप एक टेस्ट में आपका परफॉर्म नहीं कर सकते हो, मैं हर एक बच्चे जो प्रिपेयर करे उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि फर्स्टली देयर आर सम टिप्स जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊंगी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर रहो। रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती थी, मैं हर हफ्ते संडे अपने पूरे हर वीक के सब्जेक्ट्स को रिवाइज करती थी, और अगर कोई बैकलॉग हो जाता था तो मैं हर वीक में एक दिन निकालती थी ताकि मैं वो पुराने सब्जेक्ट्स को टच कर सकूं। एट द सेम टाइम जो नए सब्जेक्ट्स नए चैप्टर्स चल रहे हैं उसको लेते हुए। तो अगर आपका एक दो चैप्टर छूट गया है, आप उस चीज को मास्टर नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप IIT JEE नहीं कर सकते हो। दैट इज वन थिंग जो आई थिंक स्टूडेंट्स जो कोटा में पढ़े वो उनको सीखना चाहिए। नो डाउट वहां पे बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बट आपको अपने से एक्स्ट्रा एफर्ट मारना तो है ही, बट एट द सेम टाइम होप नहीं लूज करना है। बिकॉज दुनिया एक कहावत है, अगर पूरी दुनिया होप पे कायम है, अगर आप होप लूज कर दीजिएगा, वो बोलते हैं ना आधी लड़ाई तो आप तभी हार जाओगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने होप, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी और अपने ऊपर विश्वास, अगर किसी इंसान ने किया है तो वो भी आपके ही जैसा है, वो कहीं और किसी और दुनिया किसी और प्लैनेट से नहीं आया है, उसने भी उतने ही द ओनली थिंग जो एक आई थिंक एक IIT इनको डिफाइन करती है जिसने क्वालिफाई कर लिया है, और एक नॉन IIT जो मे बी 1-2 मार्क्स से छूट गया है, इज वो बहुत कंसिस्टेंट है, वो अपने हार्ट ही पुट्स इन हिज 100%, डज नॉट डाउट हिजसेल्फ। थर्डली बहुत इंपॉर्टेंट है जो विजय सर ने मुझे हमेशा बोला है कि एनालिसिस करो आपने जो जो गलतियां की हैं। हम बस ये करते हैं, पर्सनली मैं एज अ स्टूडेंट करती थी, मुझे लगता था कि सॉल्ट एनालिसिस का ये चैप्टर ये सारे कंप्लीट कर लेती थी मैं, और मुझे लगता मैंने तो पूरा मास्टर कर लिया। बट जब उसको आप टेस्ट करते हो तो जो आप गलतियां कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस गलतियां को नोट करो और बार बार उस गलतियों के थ्रू गो थ्रू इट एवरी टाइम जब आप एग्जाम दे रहे हो, बिकॉज वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत याद आएगा, अच्छा हाँ मुझे वो गलती नहीं करनी है। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सृष्टि, एक बात बताइए कि जब हम लोग तैयारी करते हैं JEE की, तो आपका जो बैच था उस समय मेरे को याद है कि टॉप बैच था, तो टॉप बैच में होना और लोअर बैच में होना, या परफॉर्म नहीं करना टेस्ट में या परफॉर्म करना, क्योंकि नो डाउट तुम परफॉर्मर थी, अच्छा परफॉर्म कर रही थी क्योंकि तुम टॉप बैच में थी, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे तुम्हारे
जो कि लोअर बैच में थे, तो हमें ऐसा क्या एक कंसेप्शन पालना चाहिए कि सिर्फ टॉप बैच में होने वाला ही बच्चा सेलेक्ट होता है और लोअर बैच में जो रहते हैं या जिनका परसेंटेज टेस्ट में आता है वो सेलेक्ट नहीं होते? क्योंकि आपकी इसमें क्या राय है? सो ये तो बहुत बड़ी मिथ है, मैं ये बोलूंगी कि जो टॉप बैच में है उन्हीं का सिलेक्शन होता है और जो लोअर बैच में है वो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं लोगों को जानती हूँ जो V7 बैच में थे जिनका सिलेक्शन हो गया, और मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो लोग X1 बैच में मेरे साथ थे जिनका सिलेक्ट जो हमेशा से कंसिस्टेंट रैंक करते थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आई थिंक पूरा गेम इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप उस दिन कितने वेल प्रिपेयर्ड हो, आपने कितना एफर्ट डाले पूरे साल। बस V1 X1 में होने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। वेरी एट द गुड। सेम टाइम अगर आप V7 में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड V7 में थी, वो IIT रुड़की से पढ़ी है आज। आइए, यानी कि बच्चों आपने एक बात सीखी कि अगर ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं और अगर किसी के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो इसका बिल्कुल ये मतलब ना निकालें कि जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं वो सेलेक्ट नहीं हो सकते, तो उन्हें डिमोटिवेट होने की या डिप्रेस होने की या नेगेटिव सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सृष्टि जी ने जैसा आपको बताया कि उनकी जो फ्रेंड थी वो V7 में यानी कि बहुत ही लोअर बैच में थी, फिर भी वो आज IIT रुड़की में है, जबकि सृष्टि खुद एक टॉप बैच में थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। तो ये तो गेम है, एक एग्जाम आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो वहीं पर लाइफ उन्होंने अपनी खत्म नहीं की और आज वो पूरे वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुकी हैं और वहां से अब अपने अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो यानी कि हमने जो अभी तक सृष्टि जी से सीखा वो ये सीखा कि हार्डवर्क जो होता है वो आपको पे जरूर करता है। सृष्टि जी, आपके इस सफलता में जो आज आपने सेट के थ्रू अपने आप को टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया है, उस सफलता में आप वो जो जेई की प्रिपरेशन के दौरान जो आपने हार्डवर्क किया, जो आपको वहां पर मेहनत करने का एक जज्बा मिला, उसका कितना बड़ा रोल है? सब बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो पूरा टाइम जब मैं कोटा में थी तो मुझे एक इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं, अपने मेंटल पीस को बिना लूज किए सिखाया। क्योंकि मैंने जब GRE दिया था, सो मैं पोस्ट मास्टर्स के लिए जा रही हूँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो मैंने जब दिया था मैं आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। सो मुझे अपने 12 to 14 आवर्स ऑफ वर्क के बाद अपने एप्लीकेशंस को भी टाइम देना पड़ता था। तो मैंने वहां पे सीखा कोटा की एक्सपीरियंसेस से कि हाउ डू यू हैंडल अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आप एक स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो, एट द सेम टाइम आप चीजों का बैलेंस कैसे करते हो। वो सिचुएशन मैंने तीनों सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड तीनों के कैसे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने फ्यूचर करियर को कैसे हैंडल करते हो। तो आई थिंक दैट प्लेड अ वेरी काफी इंपॉर्टेंट रोल उसने मेरे लाइफ में प्ले किया है कि आप कैसे अपने ऑनगोइंग सिचुएशन को रखते हुए फ्यूचर के लिए प्लान कर सृष्टि जी, सकते एक हो। बात बताइए बच्चों को कि ये हमेशा अभी जब आपने कोटा की बात कर रहे हैं, आप यूं कहें कि कोटा की जगह कोचिंग की प्रिपरेशन या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन जब हम करते हैं, चाहे वो कोटा से करें, चाहे आप दिल्ली से करें, चाहे आप किसी भी स्टेट से करें, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप अगर वो प्रिपरेशन करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्ट्रेस रहता है। और नो डाउट स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव स्ट्रेस होता है, वो पॉजिटिव स्ट्रेस ही होता है, क्योंकि वो स्ट्रेस लेने से ही आप आगे अच्छी रैंक लाने के लिए सोचते हैं, वो सोच की वजह से वो स्ट्रेस आता है। बट क्या सिर्फ स्ट्रेस ही आता है? क्या मस्ती मजाक नहीं होती है? क्या वो लाइफ में कुछ ऐसा एक हमारे साथ शेयर करेंगे आप जिसमें आपको लगता हो कि सर उस दौरान मैंने अपनी लाइफ में कुछ फन भी किया था, कुछ सीखा भी था, कुछ ऐसी बातें जो बच्चों को आप बताना चाहें ड्यूरिंग द कोचिंग प्रिपरेशन? श्योर सर, मुझे आपकी क्लास की एक बात आई वुड लाइक टू कोट। मुझे याद है मैं विजय सर के फर्स्ट क्लास में गई थी और मैं फ्रेश आउट ऑफ पटना से गई थी वहाँ पे, एंड वहाँ पे सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पटना के रह चुके हैं। तो मैं ऐसे ऐसे डरी डरी सहमी सहमी सी, क्योंकि विजय सर का नाम बहुत ज्यादा सुना था कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन इंडिया फॉर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं जाती हूँ, मैं सेकंड बेंच पे बैठी हुई थी एंड सर को ये आई थिंक ही हैज अ सिक्स सेंस, उनको पता चल जाता है कि कोई न्यू स्टूडेंट आया है। तो उन्होंने मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन पूछा
उसके बाद सर अपना कुछ बता रहे थे अपने स्टूडेंट के बारे में जो रैंक होल्डर था अंडर 100, जो भी पटना से है। सो ही हैड आस्क्ड मी दैट कि आपने वो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हो, उस न्यूज़पेपर में तो निकला था। तो मैंने सर को बोला, सर मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती हूँ, आई ऑलवेज रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। तो सर ने मेरा उस दिन से नाम टाइम्स ऑफ इंडिया रख दिया है, और मुझे आज तक 7 साल बाद भी जो लोग मेरे फ्रेंड्स थे कोटा में, वो मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया या TOI के नाम से ही जानते हैं। तो दैट इज वन थिंग जो यू नो आई शैल रिमेम्बर फॉर एवर इन माई लाइफ कि सर ने मेरा नाम रिकग्नाइज करते हैं। सो दैट इज वन फन पार्ट यू नो आई दैट जो मैं हमेशा चेरिश करूंगी यू नो अपने एक्सपीरियंस से, वहाँ के कोटा के एक्सपीरियंस से। अच्छा, तो आपका नाम टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो ठीक है, अब सृष्टि जी की जगह हम आपसे टाइम्स ऑफ इंडिया के फॉर्म में ही बात करेंगे। तो चलिए सृष्टि जी, अब ये तो बात हुई फन की, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको 2 साल तक, या यूँ कहें कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कोचिंग, IIT JEE की प्रिपरेशन के दौरान जो कोचिंग दिलाने का जो जज्बा था वो बनाए रखा? क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार ऐसे ख्याल आता है कि छोड़ दें IIT, रहने दो, क्या करना कोचिंग। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं IIT के लिए नहीं बना हूँ, मैं क्यों तैयारी कर रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। तो ऐसी क्या आपकी स्ट्रेंथ रही जिसने आपको कोचिंग के दौरान इस लायक बना के रखा कि आप एग्जाम तक अपने आप को मेंटेन रख सकें अच्छे से? सर एक्चुअली मुझे हमेशा से जब मैं स्टैंडर्ड 4 में थी, मेरे माय ब्रदर इज IIT बॉम्बे ग्रेजुएट, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ अपने लाइफ में। तो मैं जब स्टैंडर्ड 4 में थी सर, मुझे तब से इंजीनियरिंग करने का मन था। एंड थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ मैंने अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर किया है। तो जब मैं अपना IIT JEE का प्रिपरेशन कर रही थी, नो डाउट बहुत स्ट्रेस था, बट एट द सेम टाइम मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरे इस हार्डवर्क के कारण मैं उस जगह पहुंच पाऊं जहां मेरा बचपन का सपना है, वो पूरा मुझे जो करना है। आई थिंक उस डायरेक्शन में सोचने के कारण मुझे हमेशा वो स्ट्रेंथ और मोटिवेशन मिला है। एंड ऑफ कोर्स सर आपने इतना ज्यादा मोटिवेट किया, मतलब विजय सर हैज बीन मतलब उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जहां शायद आज मैं आज मैं कोलंबिया में हूँ, तो ही हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। कि मुझे हमेशा जब भी मैं डीमोटिवेटेड फील करती थी, तो मेरे को सर की वो वर्ड्स हमेशा याद करते कि लाइफ में वही सक्सेसफुल होता है जो लाइफ की लड़ाई में नहीं हारे, और लाइफ की लड़ाई में कभी नहीं हारना चाहिए। बिकॉज मैंने जैसे बोला, एक एग्जाम मैंने थ्रू आउट जब भी मैं प्रिपेयर करी थी ना, मैंने कभी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। जब मैं प्रिपेयर करी तो नो डाउट मुझे भी बहुत सारे ऐसे ख्याल आते थे कि मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ या नहीं, मैं लायक हूँ भी या नहीं। बट नहीं, मैंने अपने अपने विजय सर की बातें हमेशा याद रखी। मैं तो डायरी में लिख के रखती थी सर के मोटिवेशनल कोट्स जो थे, और उसे लगा के और उसे अपने स्टडी टेबल के सामने मैंने पेस्ट करके रखा था कि जब भी लाइफ में अगर कभी लगे ना यू लूजिंग होप, बस आप वो एक बार देख लो, तो वो एक जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो आपको इट टेक्स यू माइल्स। अच्छा, एक बात सो दैट इज बताइए, क्या आपको आज जगह है, क्या आपको ऐसा लगता है कि रिग्रेट है कि आपका IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ इस चीज को लेकर के? उस समय लगा था कि क्यों नहीं हुआ, कि मैंने ऐसी क्या गलती की, या कि मेरे एक सर सबके कट ऑफ निकल गए, ओवरऑल निकल गए, बस मैथ का कट ऑफ नहीं निकला, उसके कारण नहीं हुआ। बट सर आई थिंक मैं अब अपने मेरी जो जर्नी है, मैं आई डोंट थिंक मैं रिग्रेट करूंगी, क्योंकि उस समय जो नहीं हुआ मेरा, आज मैं जिस जगह पे हूँ, उस दिन जो मुझे जिस चीज ने मुझे मोटिवेट किया था, उस कारण से मैं आज यहाँ हूँ। उस कारण से, उस मोटिवेशन के कारण, दैट स्ट्रेंथ जो मुझे मिला था कि कोई बात नहीं, अगर लाइफ एक लड़ाई में अगर मैं हार गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइफ की हर लड़ाई में हार सकती हूँ। और उस मोटिवेशन ने मुझे उस दिन जो मुझे फीलिंग हो रही थी कि उसका मेरे फ्रेंड का हो गया बट मेरा नहीं हुआ, और आज मैं जिस जगह पे हूँ, मुझे वो बोलते ना, इट एक्टेड लाइक अ फ्यूल फॉर मी। एक गाड़ी में आप फ्यूल डालते हो ना, जो आपको एक रेसर कार में आप फ्यूल डालते हो जो आपको 1000 किलोमीटर आगे ले जाए। तो उस दिन वो मेरे अंदर जो दैट डिसअपॉइंटमेंट थी, दैट डिसअपॉइंटमेंट को मैंने मोटिवेशन में कन्वर्ट किया, और आज उस मोटिवेशन के कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। वेरी तो गुड। आई डोंट
और मैं रिग्रेट करूंगी जो वेरी मेरे लाइफ में वेरी पता गुड चला हो। सृष्टि जी, आपने आज बहुत ही अच्छी बात की और जो मैं हमेशा समझाना चाहता हूँ। जी हाँ, देखिए ध्यान से सुनिए। सृष्टि जी ने जो ये बात कही ना, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी जो असफलता है, उस असफलता को बयान करके बैठना नहीं है, बल्कि उस असफलता को सीखने वाला एक टूल मान करके उसे सक्सेस में कन्वर्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन जो असफलता को मान करके अपने जीवन को रोक लेते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। तो सृष्टि जी ने ये कर दिखाया और आज वो पूरे वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं हार्ड वर्क की वजह से। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को आज यहाँ सृष्टि जी के माध्यम से, सृष्टि जी ने जो गाइड किया उसके माध्यम से जो सीखने को मिला उस पर आप ध्यान दीजिए। आज इस इंटरव्यू से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू का पूरा एनालिसिस करें हर बच्चे, और उसके बाद वो आप नोट करें कि आखिर क्या सीखा। तो मैंने इस अभी जो इन्होंने बोला उस बात से सिर्फ एक ही चीज सीखी कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। असफलता को मान करके चुपचाप नहीं बैठना है, बल्कि उसका एनालिसिस करके डबल एनर्जी के साथ सफलता के लिए फिर से प्रयास करने के लिए जुट जाना चाहिए। अच्छा सृष्टि जी, एक बात बताइए कि अब आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? क्योंकि जब आदमी इतना सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद उसे लगता है कि यार अब क्या करना। क्या ऐसा आपके जीवन में है, अभी है ऐसा मन में कि अब आपने अपने सारे प्लान्स को रोक लिया है कि बस अब अचीव कर लिया, इतने अच्छे यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं, बस ठीक है, अब कोई आगे का एम्बिशन नहीं है? ऐसा कुछ है तो बताइए। नहीं, मैंने आपसे ये चीज सीखी है कि लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा यू शुड ऑलवेज ड्रीम बिग। और मुझे ये लगता है ये तो बस एक छोटा सा कदम है जो मेरे सक्सेस के प्रति, मतलब गेटिंग इनटू कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कार्नेगी मेलन, इतने सारे और कॉलेजेस से जो आया है। अभी तो मुझे बोलते हैं ना बहुत, अभी बहुत सारी और चीजें अचीव करनी है। अभी तो मैं मास्टर्स कर रही हूँ, आगे जाके आई वुड वांट टू डू पीएचडी एंड मे बी पोस्ट डॉक्टरेट एज वेल। तो अभी तो वो बोलते हैं ना कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन वो कभी नहीं आएगा, और ये चीज मैंने आपसे सीखी है कि जिस जिस दिन इंसान सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाएगा, जिस दिन उसे लगेगा कि मैंने सब चीज अचीव कर ली है, वो इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और अभी तो मुझे बहुत आगे चीजें अचीव करनी है, तो आई मीन आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। वेरी गुड। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात हुई कि आगे इनको बहुत आगे सक्सेसफुल होना है, बहुत ही आगे जाना है, यानी कि हमें अपना जो हार्डवर्क है या अपना जो काम है उसे रोकना नहीं है। और आज आप लोगों के साथ में एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं कि मैं ये जो इंटरव्यू ले रहा हूं ये अपने सभी स्टूडेंट्स का मैं लेना चाहता हूं। जो भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ करके मेरे साथ ये इंटरव्यू देना चाहते हैं अपनी सक्सेस स्टोरी, या जो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए उसके बाद आपने क्या फील किया और फिर आपने कैसे आगे सक्सेस को पाया, या किस कुछ भी आप अगर शेयर करना चाहते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो, क्योंकि मेरा मोटिव यहाँ पर यही है कि मैं अपने इस एक्सपीरियंस को प्लस जो स्टूडेंट्स ने एक्चुअल फील किया है उस एक्सपीरियंस को मिला करके आपको एक बेटर एक्सपीरियंस दिला सकूं, जिससे कि आप अपनी जो पढ़ाई है या जो अपने करियर को लेकर के आप कॉन्शियस होते हैं या जो डिफिकल्टीज आती है उनको आप दूर कर सकें। तो अगर आप इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और आप में से कोई भी बच्चा जो मुझसे पढ़ा है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो इस मेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। और जो बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। और मैं एक्चुअली मेरा एक विज़न है कि मैं एक कम्युनिटी ऐसी बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर जितने भी बच्चे हैं वो सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आने वाली जो जनरेशन है उस जनरेशन को हम उस सारी डिफिकल्टीज से दूर कर सके या उन डिफिकल्टीज को सॉल्व करने का तरीका बता सके जो हमने फेस किए। यानी हमें आज यहाँ एक प्लेज लेते हैं कि हम अपने आने वाले जो स्टूडेंट्स है या हमारी जो आने वाली जनरेशन है या हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनको उन सभी तकलीफों में नहीं पड़ने देंगे जिन तकलीफों से हम गुजरे हैं। तो मेरा आज यही एक मोटिव है, इस मोटिव के तहत ही मैंने आज ये इंटरव्यू लिया है और मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू को सीरीज को मैं कंटिन्यू रख सकूं। तो जो भी आप जुड़ना चाहते हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं इस इंटरव्यूज की सीरीज को आगे बढ़ाता जाऊंगा और आप सभी के जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करता रहूंगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। फाइनली अगर सृष्टि जी हम आपसे पूछे कि आप क्या मैसेज देना चाहती हैं बच्चों को जो कि इतना ज़्यादा आज की तारीख में एक्सपेक्टेशन का शिकार हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेक्टेशन। अब वो एक्सपेक्टेशन कई तरह की होती है, एक हमारी खुद से एक्सपेक्टेशन होती है, एक हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, एक हमारे सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस एक्सपेक्टेशन के दबाव में आ जाते हैं, या क्या आप मतलब जो भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें प्लीज शेयर करिए। मैं जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें बस ये सीख देना चाहती हूँ या ये मैसेज देना चाहूंगी
कि कभी भी सोसाइटी के स्ट्रेस में या पेरेंट्स के स्ट्रेस में नहीं आए, क्योंकि आप उस दिन आपको एग्जाम देना, उस दिन सोसाइटी के वो अंकल जिन्होंने जो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका मैथ्स कैसा चल रहा है, आपका फिजिक्स कैसा चल रहा है, वो आपके लिए एग्जाम नहीं देंगे। सो आप जो कर रहे हो ये हमेशा याद रखना है कि आप जो भी आज कर रहे हो वो आप अपने लिए कर रहे हो, और ये आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा, ये आपकी लाइफ चेंज करेगा। आपके पड़ोसी या आपके आंटी, आपके अंकल, उनका लाइफ नहीं चेंज करेगा। तो वो जो जो बेतुका प्रेशर हम लेते हैं ना अपने ऊपर एज ए स्टूडेंट, हम जब, क्योंकि मुझे भी ऐसा बहुत बार लगा कि वो पूछेंगे तो कैसा लगेगा, वो कोई और इंसान पूछेगा मेरा रिजल्ट तो कैसा लगेगा। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखी है कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं अपने लिए करूँ। और एक चीज मैं एज एन इंडिविजुअल हूँ कि मैं अपने लिए डिसऑनेस्ट नहीं हो सकती, मैं अपने प्रति डिसऑनेस्ट नहीं हो सकती। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं लोगों को उन बच्चों को सिखाऊंगी कि आप अपने प्रति डिसऑनेस्टी मत रखिए, बिकॉज जो भी होगा वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा। मैं एज अ मेंटर, सर एज अ टीचर आपको इंस्पायर कर सकते हैं, बट ये आपको जरूर याद रखना हो कि हार्डवर्क आपको ही करना होगा। हर इंसान की अपनी जर्नी होती है और उस जर्नी में उसने मेहनत की थी। हम इंस्पायर कर सकते हैं आपको, सर आपको रास्ता दिखा सकते हैं, सर आपको हाथ पकड़ के चला सकते हैं, बट चलना आपको ही होगा। और जब तक आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं होगा कि आपको चलना है, उस रास्ते के एंड तक जाना है, उस टनल के, यू हैव टू गो थ्रू दैट टनल, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो अंदर से आपको अपने आप को मोटिवेट करना हो कि नहीं, मुझे उस रास्ते पे चलना है ताकि मैं उस रास्ते के एंड तक जाऊं और सक्सेस हासिल करूं। वेरी गुड सृष्टि जी, काफी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल बातें आपने करी कि देखिए बच्चों डिसऑनेस्ट नहीं होना। बहुत ही अच्छी चीज सीखने को आज मिली है। अगर आप सीख सकते हैं तो अपने आप से डिसऑनेस्ट नहीं होना है, बस सोसाइटी से, पेरेंट्स से या किसी और से नहीं, बल्कि अपने आप से डिसऑनेस्ट नहीं होना है। क्योंकि जो आपने सोचा है वो आपने अपने लिए सोचा है, लेकिन आपको अपना हार्डवर्क कंप्लीट करना है, उस हार्डवर्क को आपको नहीं छोड़ना है। बहुत ही अच्छी बात सिखाई आज सृष्टि जी ने। सृष्टि जी, एक बात जानना चाहता हूँ कि जब आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रही थी तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जैसे बताते हैं कि लो फेज आता है, कई बार बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन भी होता है। क्या ऐसी परेशानियां आपके साथ हुई, और अगर हुई तो उन्हें आपने कैसे दूर किया, वो आपसे जानना चाहते हैं। सर ऐसा बहुत बार होता है जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपको ऐसा स्ट्रेस आता है जहाँ पे आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बहुत बार हो जाते हो, आप अपने आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हो अपने आप से। तो ये फेज आई थिंक हर एक इंसान जो प्रिपेयर कर रहा है उसके जर्नी में आता है। तो मैंने उस नेगेटिव एनर्जी को मैंने उसको चैनलाइज किया, ताकि मैं जब भी मेरे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते थे, मैं जिस सब्जेक्ट में मैं थोड़ी वीक हूं मैं उस सब्जेक्ट में और ज्यादा मेहनत करने लगती थी। तो मैंने उस नेगेटिव थॉट को चैनलाइज किया अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, जो मैं हर एक बच्चों को सजेस्ट करूंगी। जिस समय आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, या आप मे बी अगर आपको फिजिक्स नहीं अच्छा है, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, आप और ज्यादा मेहनत करो उस सब्जेक्ट में, उस चैप्टर को उठाओ जिसमें आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, आप और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, आप एचसी वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करो, आप पुराने जेई क्वेश्चन सॉल्व करो, आप 10 years वाले क्वेश्चन बैंक उठाओ, वो सॉल्व करो। मैंने हमेशा अपने नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज किया है, उससे मोटिवेशन लेके अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो मैं वो हर एक बच्चों को सजेस्ट करूंगी। जैसा कि सृष्टि, एक बात जानना चाहता हूँ कि जब हमारा आईआईटी में नहीं होता तो उस दौरान हम लोग काफ़ी लो फील करते हैं, ठीक है, लेकिन आपने बताया कि आपने उस फीलिंग को थोड़ी देर के लिए आप आने दिया और उसके बाद आप फिर से नई एनर्जी के साथ जुट गई। लेकिन अभी हमारे कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि जब आप मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और आपके काफ़ी सारे फ्रेंड, जैसा कि आपने बताया कि आप टॉप बैच में थी, तो वो आईआईटी कॉलेज में भी पढ़ रहे होंगे, तो आप में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बहुत आता होगा कि मैं मणिपाल से पढ़ रही हूँ, तब मेरा करियर क्या होगा, कैसे होगा, और वो आईआईटी से पढ़ रहे हैं तो उनका करियर कैसा होगा। तो यहाँ पर हम उन बच्चों की हेल्प करने के बारे में सोच रहे हैं जो बच्चे अभी राइट नाउ आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुए और किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अपने आप को बहुत इन्फीरियर फील कर रहे हैं। वो भी अगर आपकी तरह कुछ अलग करना चाहते हैं तो आखिर आपके मन में कैसे आया ये इस तरह की बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का, और आपने इसके लिए क्या किया, वो सब हमें बताइए ताकि हम उन सभी बच्चों की हेल्प कर सकें। सर ये जो आपने डिसअपॉइंटमेंट और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बोला है, वो नो डाउट वो बहुत ही नेचुरल है आना, वो मुझे भी आया था। बट मैंने बोला ना, मेरा सपना था जिस दिन मेरा आईआईटी में नहीं हुआ था, मैंने अपने आप को बोला था कि मैं एक दिन आई विल डू समथिंग जब मैं वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी।
और मैंने उस अपने आप से जो प्रॉमिस किया था, मैंने आई मेड श्योर कि मैं उसको अचीव करने के लिए कोई भी किसी भी हद तक, बोले ना, किसी भी हद तक मेहनत करना है वो करूंगी। तो मैंने, और आज मैंने अपने अपने आप को जो प्रॉमिस किया था वो मैंने पूरा किया। तो आंसर, टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो आईआईटी से हैं, जो मेरे साथ जिन्होंने अप्लाई किया था उनका नहीं हुआ और आज मेरा हुआ। और सिर्फ ये नहीं, मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है। तो ये जो एक मिथ होता है ना कि जो आईआईटी से पढ़ा है वही एक वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकता है, जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। आईवी लीग इज अ सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो पूरे वर्ल्ड के टॉप, अमेरिका के टॉप 8 यूनिवर्सिटीज में, जिसमें हार्वर्ड, येल, प्रिंसटन, ब्राउन, कोलंबिया आते हैं। ये तो कुछ है उसमें से, 8 में से। तो आपकी जो आपका सक्सेस, आप जो फ्यूचर में अचीव करोगे, आपका पास्ट नहीं डिसाइड करता, आपका प्रेजेंट और आपका हार्डवर्क डिसाइड करता है। तो मैंने उस इंफीरियोरिटी, नो डाउट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत बार आता था, बट मैंने उसे कभी भी हावी नहीं होने दिया। मैंने मैंने अपना 100% दिया, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा, एंड आई थिंक द रिजल्ट इज हियर सर। थोड़ा सा मैं टेक्निकली जानना चाहता हूँ कि अगर आपकी बातों से, मान लीजिए मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता, या मैं किसी और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा होता, या मैं किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ रहा होता जहाँ मुझे लगता है कि अब मेरा फ्यूचर तो स्पॉइल हो गया, अब जो है भगवान ने मुझे जो दिया वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन मैं टेक्निकली जानना चाहता हूँ कि आपकी बातें सुनने के बाद हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाऊँ, तो मैं कैसे, आखिर कैसे उस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लूँ, उसकी फीस क्या होती है, कैसे एग्जाम देते हैं, मतलब आप थोड़ा सा मुझे बताइए किस तरह से, या कोई बच्चा अगर मान लीजिए अभी 11th 12th के अंदर ही प्रिपरेशन कर रहा हो तो वो किस तरह से अचीव कर सकता है, प्लीज इसके बारे में गाइड कीजिए। श्योर सर। सो मैं इसको दो भाग में बताना चाहूंगी आपको। अगर कोई बच्चा जो 11th 12th में है और आफ्टर 12th अगर वो जाना चाहता है, तो फॉर हिज, अगर वो अपने अंडर ग्रेजुएट के लिए जाना चाहता है तो उसको एक एग्जाम देना होता है, सैट, SAT बोलते हैं। और अगर कोई बच्चा आफ्टर कॉलेज जाना चाहता है, और आफ्टर, तुरंत आफ्टर कॉलेज नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल काम करने के बाद, तो उसको GRE बोलते हैं। GRE देना होता है उसको। और एक और एग्जाम देना होता है, टोफल, जो बेसिकली इंग्लिश एप्टीट्यूड के लिए होता है, जो जस्ट चेक करता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो नहीं, जो बहुत इतना डिफिकल्ट नहीं होता है क्रैक करना। एंड मैं सैट पे आना चाहूंगी। उसमें भी वो 1600 मार्क्स, आउट ऑफ 1600 मार्क्स होता है। उसमें इंग्लिश आता है और मैथ्स आता है। और सर, जिस इंसान ने IIT JEE के लिए प्रिपेयर किया उसके लिए वो मैथ्स क्रैक करना, बोलते हैं ना, बहुत ही, वो तो बाएं हाथ का खेल होता है, वो बोलते हैं। इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, नो डाउट। बट आई थिंक हम इतना ज्यादा, हमें इतना, ड्यूरिंग प्रेपरेशन हमें इतना ज्यादा पढ़ने की आदत हो जाती है कि वो एक थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है हमारे लिए। तो अगर कोई इंसान प्रिपेयर कर रहा है IIT JEE के लिए, नो डाउट, ऑफकोर्स आप अपना 100% दो, बट एट द सेम टाइम अगर आपको सैट भी देना होता है तो आपको बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता है। सो अगर आपका, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरे अपने भाई, मेरे कजिन का, उसका उनका 1600 आउट ऑफ 1600 1200 SAT में आया था। एंड उनका 15 यूनिवर्सिटी में अमेरिका में हो गया और उनको स्कॉलरशिप भी मिल गया है। तो एक और मिथ होता है ना कि जिस इंसान को, वो हमें इंडिया में लगता है कि अगर 1600 है तो अगर 1500 हमें नहीं आया तो हमारे तो कहीं हो ही नहीं सकता है, किसी अच्छे कॉलेज में हो ही नहीं सकता। तो वहां पे बहुत सारी चीजें मैटर करती है। 1600 मार्क्स में अगर आपको 1100 भी आया, 1200 भी आया, 1300 भी आया, तो आपको होप नहीं लूज करना। मैंने उससे भी यही चीज बोली थी, होप नहीं लूज करना। जिस दिन आप होप लूज कर जाते हो उस दिन आप नहीं आगे बढ़ सकते। बिल्कुल टेक्निकली, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं कॉलेज में हूँ, जैसे सेट तो हो गया आपने बताया, जैसे कि 11th आफ्टर 12th, यानी कि 11th 12th में जो अभी कोचिंग कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं बच्चे। ये सवाल ये है कि जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो अगर आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो क्या, कौन सा एग्ज़ाम दें और कैसे करें, और कब होता है ये एग्ज़ाम, और इसकी फ़ीस क्या होती है, और कैसे वो स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है। तो GRE पूरे साल में, वो एक ऑनलाइन एग्जाम होता है। वो पूरे साल में हर पूरे साल में इनन्यूमरेबल टाइम्स होता है। वो आपको अपना डेट सेलेक्ट करना होता है कि आप इस डेट पे, अगर वो स्लॉट फ्री है तो आप बुक कर सकते हो अपना। और आप एक साल में अराउंड, आई थिंक, 4 या 5 बार GRE रीटेक कर सकते हो। जैसे इंडियन एग्जाम्स में अगर आपने एक साल में एक बार दे दिया तो आप, अगर नहीं हुआ तो आप एक और साल वेट करिए। बट यहाँ पे एक चीज होती है कि अगर आपका, मे बी अगर इस बार आपको 300, तो GRE 340 का मार्क्स का होता है, जिसमें मेरे को 320 आया था, 320 आउट ऑफ 340।
सो अगर मान लीजिए अगर किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में 310 आया और उससे लग रहा है कि नहीं मेरे में कैपेबिलिटी है कि मैं 2 महीने और प्रिपेयर कर सकते, 330 ला सकते हैं, 320 ला सकता हूँ, तो वो 2 महीने बाद फिर से डेट ले सकता है। और इसका फी अराउंड $200 होता है, ये डॉलर्स में होता है। अराउंड 10-15 हजार, 15 हजार मिनिमम लग जाता है फीस आपका एग्जाम देने का, जीआरई का। और आपका स्कोर तुरंत पता चल जाता है, जैसे ही आप अपना एग्जाम खत्म करोगे आपका स्कोर कैलकुलेट होके आ जाता है आपके डेस्कटॉप पे कि आपको कितना है। तो मुझे जो 320 आया था, मुझे तुरंत पता चल गया था कि मेरा 320 है। इसके बाद सर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉलेज में आप ना, लोगों को ये लगता है ना कि बाहर में कॉलेजेस बहुत डिफिकल्ट है होना, बहुत बहुत महंगा है। बट ये चीज लोगों को नहीं पता कि इंडियन स्टूडेंट्स में इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है कि वहाँ के कॉलेजेस आपको स्कॉलरशिप बहुत प्रोवाइड करते हैं, फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज हम इतने ज्यादा ब्राइट होते हैं। तो मैं बहुत आपको एग्जांपल दूंगी। आई मेरे फ्रेंड है, उनको उनका यूटी डालस में हो गया था और उन्हें उनका पूरा एजुकेशन फ्री हो गया क्योंकि उन्हें वहां पे रिसर्च असिस्टेंटशिप मिल गई थी। वेरी तो गुड। अगर आप किसी प्रोफेसर के अंडर काम करते हो, अगर वहां पे आप किसी प्रोफेसर के अंडर काम करते हो एज ए रिसर्च असिस्टेंट, जो इंडिया में भी होता है, बट आपको वो स्टाइपेंड नहीं मिलता है, आपको जो मिनिमम स्टाइपेंड मिलता है। बट वहां पे अगर आप एक स्टेट कॉलेज में रिसर्च असिस्टेंट होते हो तो आपका पूरा फी माफ हो जाता है। एंड इन एडिशन टू दैट आपका प्रोफेसर आपको पर आवर के बेसिस पे $15 to $20 के बेसिस पे पे भी करते हैं। लेकिन अभी मैं राइट नाउ एज अ स्टूडेंट अगर बात करूं कि मैं एक कॉलेज में हूं और मैं आपका ये इंटरव्यू सुन रहा हूं, अब मुझे उठ के क्या करना है? तो मुझे 3 चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। एक, कि मैं कैसे नेट पर डालकर देखूं। दूसरा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम कैसे होता है, वो आपने बता दिया। लेकिन फ़ीस जो होती है, अगर क्या मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे? क्या ये एक मिथ जो होता है ना, वो भी मेरे को जानना है कि क्या ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते? क्योंकि कई बच्चे शायद इसी वजह से एग्ज़ाम ही नहीं देना चाहते हैं। और अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो कितनी मिलती है, क्या होता है, क्या वो फाइनेंशियली वाइबल होगा बच्चा इस सब चीज़ों को करने के लिए? तो वो जो मैं अगेन मैं डिमार्केट करना चाहूंगी, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं इंडिया में, वहाँ पे स्टेट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। जब स्टेट कॉलेज जाते हैं वहाँ पे नो डाउट फी बहुत कम होता है, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे जो स्टेट कॉलेजेस होते हैं उनका रिसर्च, उनका उनका जो एजुकेशन लेवल है, इट इज एट पार विथ ऑल द प्राइवेट कॉलेजेस। तो हमें एक मिथ लगता है ना वहाँ पे स्टेट कॉलेज क्यों जाए, अगर हम वहाँ पे स्टेट कॉलेज जाते हैं तो ऑफ कोर्स हमें फी कम लगती है, हमें स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा मिलती है, हमें हमें रिसर्च असिस्टेंटशिप की और टीचिंग असिस्टेंटशिप की ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलती है, और ऑफ कोर्स काफी कम पैसे में हमारा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन डियरबॉर्न कैंपस के बारे में बताती हूँ, अगर जी। कोई इंसान 2 साल का मास्टर्स कर रहा है तो उसका सारा चीज इंक्लूड करके अराउंड, अगर वो ऑन द हायर साइड रखे, 20 से 22 लाख मैक्सिमम सब कुछ इंक्लूड करके रखे, अगर आप 2 साल का लगता है। और उसमें एक स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर लेता है, तो पार्ट टाइम जॉब करने से आप बहुत बार अपने पूरे सेमेस्टर का फीस भर देते हो। तो एक बीइंग एज अ स्टूडेंट आप वहां पे पार्ट टाइम जॉब जो करते हैं, एक तो पार्ट टाइम, एक तो आप इंटर्नशिप करते हो, इंटर्नशिप तो आप समर में करते ही हो। उस समर इंटर्नशिप में आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स सेव कर लेते हैं और अपने पूरे सेमेस्टर का फी पे कर लेते हैं। और वहां पे जो आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, वो जॉब के कारण आप अपने लिविंग और लॉजिंग एक्सपेंसेस निकाल लेते हो। वेरी तो गुड। इसका मतलब जो स्टूडेंट्स, मुझे समझ में आया कि अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जब आपकी बात सुन रहा था सृष्टि जी, और 22 लाख जब आपने बोला, तो 22 लाख सुनने के बाद तो मैंने शायद सपना ही छोड़ दिया था। जी हाँ, कईयों ने शायद जैसे ही 22 लाख सृष्टि जी ने बोला तो कईयों ने सपना छोड़ दिया था कि नहीं सर, ये तो अब नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को देखिए, ध्यान से सुनने की बात है, जो आगे की बात उन्होंने कही वो ध्यान से सुनिए। पहली सवाल, अगर इसको कंक्लूड करें तो आप अपने प्राइवेट कॉलेज में एक हॉस्टल में पढ़े हुए हैं, और पहले एनालिसिस करिए कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आप उसे एक हॉस्टल में पड़े हुए हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में लैपटॉप है, और आप अपनी पूरी जिंदगी यानी कि वो 4 साल सिर्फ उस मोबाइल और लैपटॉप में खर्च करने वाले हैं। ठीक है? तो क्यों ना वही मोबाइल को हम और वही लैपटॉप को हम उस एग्जाम की तैयारी में खर्च करा दें जो अभी सृष्टि जी ने बताया। अगर आप एक बार सेलेक्ट होते हैं तो आप उसमें अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप सेलेक्ट नहीं भी होते तो आपकी सिर्फ 22 लाख रुपए 2 साल के लगते हैं, यानी 12.5 लाख रुपए इंडियन रुपीस के हिसाब से लगते हैं। अब यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि आप जब वहां यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, और उस बहुत सारे टाइम में आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब करके वो पैसा आप
कमा सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये फाइनेंस भी नहीं रोक सकता। अगर रोक रहा है कोई तो वो है आपका जज्बा, आपका जुनून, या आपका आगे बढ़ने का जो एक एटीट्यूड होता है वो। तो आज जितने भी बच्चे इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं और जो कॉलेज में हैं, और वो जो अपना कॉलेज में बैठे हुए हॉस्टल के रूम में अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं या अपने 4 साल जिंदगी के बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी असफलता को कि हम तो भाई एक ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो वो सब उठ जाएं, जाग जाएं और जिंदा लोगों की तरह बिहेव करें कि हमें भी कुछ अब लाइफ में आगे बढ़ना है और कुछ करना है। ठीक है, तो जो भी हेल्प हम लोगों से हो सकती है वो हम आपके इन वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे, और भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे इस बारे में, जिसमें कि हम आपको सेट के बारे में या आगे इस तरह की और भी जो एक यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें एडमिशन लेने के बारे में जितनी भी हेल्प हो सकती है। मैंने आपसे यहाँ पर बोला कि हमारा उद्देश्य यहाँ पर यह है कि हम एजुकेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकें, चीजें मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकें। जो लोग अवेयरनेस की वजह से, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारे पास किसी चीज का ज्ञान नहीं होना, अज्ञानता जो है वही हमारे जो है वो पतन का कारण होती है। और कहीं ना कहीं अज्ञानता को दूर करना ही एक शिक्षक का कार्य होता है, वही कार्य हम करेंगे। और इसमें मैं आप सभी का सहयोग चाहता हूँ। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर वो किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो हमें बताएं, हम उसको मिलके बहुत सारे लोगों तक फैलाने की कोशिश करेंगे। तो सृष्टि जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। आई होप आगे भी आप इसी तरह से सभी लोगों की हेल्प करती रहेंगी। सृष्टि जी की एक बात बहुत अच्छी लगी, आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, जब सृष्टि जी से जब मेरी बात हुई तो सृष्टि जी ने कहा कि सर मेरा भी एक सपना है कि मैं मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकूं। मैं कम्युनिटी में जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प अगर करूंगी तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है। देखिए ये एक जज्बा होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए कि आप हेल्प करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो लोग आपकी हेल्प करते हैं। दुनिया सिर्फ इस हेल्प की वजह से ही चल रही है। अगर ये हेल्पिंग नेचर हमने बंद कर दी या हम सेल्फिश हो गए तो शायद ये दुनिया भी सेल्फिश हो जाएगी, और अगर सेल्फिश हो जाएगी तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। और आपको पता है दुनिया में सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमारा भी ये काम है कि उस सेल्फिशनेस को कम करें। कैसे? हेल्प करके। तो आइए हम सब मिलकर के प्रण करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब की जितनी मदद हो सकती है, एटलीस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस जो है उसको तो हम हटाएं, एटलीस्ट हम उन्हें अवेयर तो करें। बाकी तो फिर उनका काम है कि वो करते हैं या नहीं करते, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते, ये उनका पार्ट होगा। लेकिन हमारा पार्ट ये होगा कि हम उन्हें अवेयर कर पा रहे हैं, हम उनकी हेल्प कर पा रहे हैं, जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी हेल्प कर पा रहे हैं। तो इसी के साथ अब आप लोगों से हम विदा चाहते हैं। आई होप आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। आज ये फर्स्ट इंटरव्यू है, हो सकता है इस इंटरव्यू में बहुत सारी कमियां रही हों, ठीक है, लेकिन इसकी इंटरव्यू के अंदर आप टेक्निकल या और चीज़ें ढूंढने की बजाय सिर्फ एक फीलिंग को देखिएगा, एक मोटिव को देखिएगा, एक विजन को देखिएगा। सिर्फ वही चीज़ लेकर के आज इस इंटरव्यू के माध्यम से हम आपके सामने आए हैं। ठीक है सृष्टि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।